हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। जीके की तैयारी करने वाले सभी मेरे प्यारे साथियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन वाला बटन भी दबा देना। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। प्रश्न नंबर 1, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूँ। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सबसे पहले थे। कपास से बने कपड़े और परिधान बनाने के लिए हड़प्पावासियों के पास एक परिष्कृत कपड़ा उद्योग था। तो आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए साथियों, देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोथल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है तथा लोथल जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 3। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए ग्राम भोजक, ऑप्शन बी ग्रामपति, ऑप्शन सी मुखिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। गांव के मुखिया के लिए कुछ और शब्द सरपंच, ग्राम प्रधान, ग्रामणी, मुकदम, मंडल आदि थे। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 4। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। ऑप्शन ए 330 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 325 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 300 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर महान मैसेडोनिया के राजा थे। उन्होंने भारत पर आक्रमण करने से पहले ईरान और इराक पर विजय प्राप्त की थी। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नालंदा। भारत में सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में तक्षशिला और नालंदा शामिल है। तक्षशिला को दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, वहीं नालंदा को तक्षशिला के बाद सबसे पुराना और बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए 1350 ईस्वी, ऑप्शन बी 1600 ईस्वी, ऑप्शन सी 1398 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1398 ईस्वी। तैमूरलंग ने साल 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। यह आक्रमण तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में हुआ था। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 7। लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी ने वह पश्तून लोधी जनजाति के प्रमुख थे। उन्होंने 1491 में दिल्ली पर कब्जा किया था। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। महमूद गजनवी किस वंश का था। महमूद गजनवी किस वंश का था। ऑप्शन ए गजनवी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी गुलाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गजनवी। महमूद गजनवी गजनवी राजवंश का पहला स्वतंत्र सम्राट था। उसने 999 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक गजनवी वंश पर अधिक शासन किया था। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 9। शून्य की खोज किसने की। शून्य की खोज किसने की। ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी
बराहा, मिहिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब देखते हैं। आइए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने की थी साथियों शून्य की खोज। शून्य की खोज आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्त में से किसी एक ने की थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, तो कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मगुप्त ने की थी। तो आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 10। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी मैग्स्थनीज, ऑप्शन डी वसुमित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मैग्स्थनीज। मैग्स्थनीज ने भारत आने वाले सबसे पहले विदेशी यात्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। मैग्स्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, ये साथियों चेक करते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे। बौद्ध धर्म के प्रचार में उनकी भूमिका के कारण उन्हें यह नाम मिला था। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 12। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी पेशावर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रयाग। राजा हर्षवर्धन ने कनौज और प्रयाग में धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। हर्षवर्धन ने इन सभाओं में अपना सारा सामान दान कर दिया था। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आइए साथियों देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वे 7वीं शताब्दी के महान कवि और गद्य लेखक थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी जैसी रचनाएं की थी। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 14। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? ऑप्शन ए सौम मंडल, ऑप्शन बी समतल मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आयन मंडल। संचार उपग्रह आयन मंडल में स्थित होते हैं। आयन मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का एक स्तर है। यह 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला होता है। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 15। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समतल मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। तो इसका सही जवाब देखते हैं। आइए साथियों चेक करते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आयन मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल होती है। यह परत जमीन से शुरू होकर समुद्र तल से करीब 10 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। क्षोभमंडल में ही हम रहते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 16। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी पक्षाघात, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। यह तब होता है जब किसी व्यक्ति का रक्तचाप लगातार सामान्य से ज़्यादा रहता है। तो आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 17। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी अपचयन, ऑप्शन डी विस्थापन। तो आइए साथियों चेक करते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी अपचयन। शरीर में भोजन का पाचन अपघटन अभिक्रिया है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रक्रिया में भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है।
तो आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1977 में, ऑप्शन सी 1960 में, ऑप्शन डी 1956 में। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1960 में। पुदुचेरी को 1 नवंबर 1954 को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। इससे पहले यह 138 सालों तक फ्रांसीसी शासन के अधीन था। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 19। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए फजील अली, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए साथियों देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सर सैयद फजल अली थे। वे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 20। लास्ट प्रश्न है साथियों, व्याख्या इनकी पढ़ लेना एक बार। व्याख्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। आइए साथियों देखते हैं। साथियों 20% की है, 20% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जीके एंड कंप्यूटर गाइड। धन्यवाद दोस्तों।